हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज के लेक्चर से हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ पल्प कैविटी एंड इट्स एक्सेस ओपनिंग। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आरसीटी का मेनली यहीं से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और इसको पूरा अच्छे से डिटेल में समझ लेना। इसके बाद जो रेगुलर जो लेक्चर्स आते रहेंगे इस चैप्टर के और इसके बाद आगे के चैप्टर्स के भी। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि मेरी मोटिवेशन और बढ़े, ताकि मैं जल्दी जल्दी लेक्चर्स बनाऊँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा बुक में क्या दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, बेसिक बेसिक सी बातें हैं कि जैसे मान लो टूथ है, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है। टूथ की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे शेप और साइज़ क्या है हेड का, शेप एंड साइज ऑफ हेड। ठीक है, इसके अलावा एज पे, जेंडर पे, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करती है टूथ की मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जैसे जनरली देखा जाता है कि फीमेल्स में जो क्राउन है वो शॉर्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, अब जैसे जैसे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अलग होती है ना, वैसे ही इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी हर टूथ की अलग होती है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी डिफर पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब इस इंटरनल मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी का मतलब है पल्प कैविटी जो है हमारी, पल्प कैविटी। ठीक है, तो जो पल्प कैविटी का जो शेप है वो भी हर किसी में थोड़ा थोड़ा डिफ़र करता है। ठीक है, और ये जो शेप है ये भी विद एज या फिर डिजीज़ या फिर ट्रॉमा के केस में चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स है, कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है बुक में, ये सब फैक्टर्स है जिन पे हमारी एक्सटर्नल टूथ की मॉर्फोलॉजी और इंटरनल टूथ की मॉर्फोलॉजी डिपेंड करती है। ठीक है, अब क्या होता है, अब एक हम बात कर रहे थे पल्प स्पेस के बारे में। पल्प स्पेस होता क्या है? मेनली जो इंटरनल स्ट्रक्चर टूथ का है। तो पल्प स्पेस क्या होता है? पल्प स्पेस मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊँ तो पल्प स्पेस टूथ के अंदर का वो सेंट्रल कैविटी है जो कि डेंटिन से घिरा हुआ होगा। ठीक है, और सिर्फ अपाइकल फोरामेन पे वो ओपन होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा, मैं टूथ नहीं बनाऊंगा बार बार, मैं पल्प स्पेस ही बनाऊंगा। ठीक है, ये मान लो ये हमारा पल्प है और ये नीचे रूट कैनाल है इसकी। ठीक है, और इसके आसपास ये हमारा टूथ है। ठीक है, ये हमारा सीजे हो गया। तो ये जो सेंटर वाला पार्ट हो गया, ये क्या है? एक सेंट्रल कैविटी है। ठीक है, ये सेंट्रल कैविटी यहाँ से ओपन होगी, उस मतलब आसपास क्या होगा, इसके डेंटिन होगा और एक्सेस ओपनिंग इसकी प्रेजेंट होगी यहाँ पर। ठीक है, अपाइकल फोरामेन पे इसकी ओपनिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो क्या हो गया? पल्प स्पेस क्या हो गया? पल्प स्पेस हो गया सेंट्रल कैविटी surrounded by dentine and open only at apical foramen। ठीक है, ये हो गया हमारा पल्प स्पेस। अब जो पल्प स्पेस है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया हमारा कोरोनल पोर्शन, यानी कि जो क्राउन में प्रेजेंट होगा, और दूसरा हो गया हमारा रेडिकुलर पोर्शन, यानी कि जो रूट में प्रेजेंट होगा। अब क्राउन में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? क्राउन में हमारा प्रेजेंट होता है पल्प चैम्बर। ठीक है, और रूट में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? रूट में हमारी होती है रूट कैनाल्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये तो हमारा पार्ट हो गया रूट कैनाल का और ये हमारा पार्ट हो गया पल्प चैम्बर का। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, लेकिन यार भाई चैप्टर शुरू हो रहा है तो एकदम बेसिक बेसिक से बिल्ड करते हुए पूरा चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये कोरोना और रेडिकुलर पोर्शन हो गया। अब पल्प चैम्बर की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो एंटीरियर टीथ में जो पल्प चैम्बर होता है ना, वो धीरे धीरे रूट कैनाल से मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बॉर्डर क्लियर नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये एंटीरियर टूथ का मान लो मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये पल्प चैम्बर है ऊपर ऊपर का पार्ट। ठीक है, और ये हमारी रूट कैनाल है। तो यहाँ पर अच्छे से कोई बाइफर्केशन नहीं है। ठीक है, पल्प चैम्बर धीरे धीरे अपने आप रूट कैनाल में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो जो रूट कैनाल है हमारी और जो पल्प चैम्बर है उसमें कोई अच्छा बाइफर्केशन नहीं होता। ठीक है, लेकिन जनरली पोस्टीरियर टीथ के केस में क्या होता है कि मान लो हमारा पल्प चैम्बर है पोस्टीरियर टीथ का, और उसमें आके रूट कैनाल एक से ज़्यादा होती है पहली बात तो। ठीक है, तो ये एक रूट कैनाल हो गई और दूसरी रूट कैनाल ये हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक अच्छा बाइफर्केशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एंटीरियर जो टीथ है उसमें अच्छा बाइफर्केशन नहीं देखने को मिलता, पोस्टीरियर टीथ में अच्छा बाइफर्केशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम बात करते हैं मल्टी रूटेड टीथ के बारे में, उसमें क्या होता है, एक सिंगल पल्प चैम्बर होगा और यूजुअली 3 रूट कैनाल होती हैं। ठीक है, और कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं।
अब पार्ट्स क्या होते हैं पल्प चैम्बर के? पार्ट्स ऑफ पल्प चैम्बर। तो पार्ट्स में क्या होगा? एक तो होगा रूफ, ठीक है, एक होगा पल्प हॉर्न, एक होगा फ्लोर, फिर कैनाल ओरिफिस होंगे, कैनाल ओरिफाइस, वॉल्स होंगी, एंगल्स, ठीक है। तो ये सारे हो गए पार्ट्स। अब मैं एक डायग्राम बनाया था यहाँ पे पल्प चैम्बर का। ठीक है, मान लो ये एक पल्प चैम्बर है, मैं टूथ नहीं बनाऊंगा, बार बार मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, तो ये एक मान लो पल्प चैम्बर है। ठीक है, तो अब पल्प चैम्बर का जो ऊपर का पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये तो हो गया हमारा रूफ। ठीक है, अब रूफ क्या होगा? रूफ के आर पर होता है डंटीन, यहाँ पे डंटीन प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो ये हमारा क्राउन है ना, ये हमारा क्राउन है, ऐसे ऊपर क्राउन होगा, तो यहाँ पे इस एरिया में पूरा हो गया हमारा डंटीन। ठीक है, अब फिर उसके बाद होगा हमारा फ्लोर। फ्लोर क्या होता है? फ्लोर होगा हमारा जो इसके पैरेलल होगा ना, जनरली जो रूफ़ के पैरेलल जो चीज़ होगी वो होगी हमारी फ्लोर। ठीक है, रूफ़ के पैरेलल होगा और सर्वाइकल एरिया के पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसेंशियली कहाँ पे होगा? फर्केशन एरिया में। जैसे ये मान लो फर्केशन एरिया है, तो यहाँ पे फ्लोर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद होते हैं पल्पोन्स। तो पल्पोन्स क्या है? जैसे ये आप देख रहे हो, जो पल्प की एक्सटेंशन है, रूफ में जो पल्प की एक्सटेंशन है, जैसे यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कस प्रेजेंट होते हैं। मान लो क्राउन है ये, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कस प्रेजेंट होंगे क्राउन के। तो कस्प में क्या होता है? जो पल्प है हमारा, पल्प का जो रूफ है, उसकी एक्सटेंशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पल्प हॉर्न्स। फिर उसके बाद केनाल ओरिफिस। केनाल ओरिफिस क्या होंगे? ये फ्लोर पे ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो रूट केनाल में लीड करते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा एक ओरिफाइस हो गया, ये ओरिफाइस हो गया, ये क्या कर रहे हैं? ये पल्प चैम्बर जो है उसको लीड कर रहे हैं इनटू द रूट केनाल। ठीक है, इसके बाद क्या होती है? वॉल्स होती हैं। वॉल्स जैसे मान लो टूथ की वॉल्स होती हैं, जैसे मीजियल वॉल, बक्कल वॉल, ऐसे ही पल्प की भी वॉल होती है, मीजियल वॉल, बक्कल वॉल, ऐसे ये सब पल्प की भी वॉल होगी। और एंगल्स क्या होंगे? जब दो वॉल्स आपस में मीट करेंगी तो उसको एंगल्स बोल देंगे, जैसे मीजियो बक्कल एंगल, जहाँ पे मीजियल वॉल और बक्कल वॉल आपस में मीट करेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया पल्प चैम्बर। अब हम बात कर रहे थे रूट केनाल के बारे में। दो पार्ट हमने पढ़े थे ना पल्प के, क्या थे? जो हमारा पल्प स्पेस था, उसके दो पार्ट क्या थे? पल्प चैम्बर और रूट केनाल। तो पल्प चैम्बर के बारे में हमने देख लिया, अब हम देखेंगे रूट केनाल के बारे में। तो रूट केनाल क्या होता है? रूट केनाल का वो स्पेस होगा पल्प का जो कि कैनाल कैनाल ओरिफाइस से शुरू होगा और अपाइकल फोरामेन तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैनाल ओरिफिस था, कैनाल ओरिफाइस है, और यहाँ पे अपाइकल फोरामेन है। तो इन दोनों के बीच में जो पार्ट होगा वो होगा हमारा रूट केनाल। ठीक है, अब रूट केनाल के भी तीन पार्ट होते हैं, कोरोनल थर्ड, मिडल थर्ड और अपाइकल थर्ड। ठीक है, यानी कि इसको हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कोरोनल थर्ड, मिडल थर्ड और अपाइकल थर्ड हो गया ये। ठीक है, ये हो गया हमारा रूट कैनाल के बारे में। ठीक है, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा देता हूँ मैं, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे एसेसरी कैनाल्स या लेटरल कैनाल्स। ठीक है, अब ये क्या होती हैं? मान लो रूट कैनाल जो है हमारी, उसकी जो साइड ब्रांचेज होंगी, ठीक है, वो होती हैं एसेसरी कैनाल्स या लेटरल कैनाल। जैसे मान लो ये मेन हमारी रूट कैनाल है, लेकिन इसके साइड में हो सकता है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कैनाल्स भी प्रेजेंट हो, और ये जनरली हमें देखने को मिलती हैं अपाइकल रीजन में या फिर फर्केशन के आसपास। जैसे यहाँ फर्केशन है तो फर्केशन के आसपास यहाँ पे भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी एसेसरी कैनाल या लेटरल कैनाल। ठीक है, अब इसमें लेटरल कैनाल तो जो होगी, लेटरल कैनाल, जो लेटरल कैनाल है उसको हम एक्सरे पे देख सकते हैं, रेडियोग्राफ पे विजिबल होती है वो जनरली। ठीक है, और और ये जो लेटरल सरफेस होता है टूथ का, जो रूट का जो लेटरल सरफेस होगा, वहाँ से बाहर निकलेंगे। ठीक है, और एसेसरी कैनाल्स मैंने क्या बताया? एसेसरी कैनाल्स प्रेजेंट होंगी अपाइकल रीजन में। ठीक है, अब एक छोटा सा देख लेते हैं पॉइंट अपाइकल फोरामेन के बारे में। तो अपाइकल फोरामेन क्या होता है? ये छोटी सी ओपनिंग होगी, ओपनिंग एट रूट एपेक्स। ठीक है, और यहीं से जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं वो एंट्री और एग्जिट करती हैं, नर्व्स एंड ब्लड वेसल एंट्री एंड एग्जिट इनटू द पल्प फॉर्म। जो हमारा पल्प स्पेस है उसमें एंट्री और एग्जिट करेंगी। ठीक है, इसके अलावा एसेसरी फोरामिना क्या होंगे?
तो जो हमारा मेन जो रूट कैनाल थी उसकी ओपनिंग के लिए तो हमारा पाइकल फोरामेन है, और जो असेसरी कैनाल्स और लेटरल कैनाल्स है उनके लिए होता है असेसरी फोरामेन, यानी कि ओपनिंग ऑफ लेटरल कैनाल्स एंड एसेसरी कैनाल्स। ठीक है, अब फिर हम देख लेते हैं रूट कैनाल के कर्वेचर के बारे में। अभी जो रूट कैनाल होती है ये परफेक्टली स्ट्रेट कैनाल मिलना इसमें बहुत रेयर है, यानी कि परफेक्टली स्ट्रेट नहीं होती ये रूट कैनाल जो है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, या तो स्ट्रेट कैनाल हो सकती है विद थोड़ा सा, यानी कि स्मॉल अपाइकल कर्वेचर। ठीक है, या फिर हो सकता है वो ग्रेजुअल कर्वेचर। ठीक है, विद स्ट्रेट अपाइकल एंड। मैं सारे डायग्राम बना के दिखाऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट होती हैं ये। या फिर हो सकता है वो पूरी कैनाल ग्रेजुअल कर्व हो गया, यानी कि ग्रेजुअल कर्व इन कंप्लीट कैनाल। और या फिर शार्प कर्व एट एपेक्स। ठीक है, मैं इसके डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक बार। तो फर्स्ट था हमारा स्ट्रेट कैनाल विद स्मॉल अपाइकल कर्वेचर, यानी कि ये मान लो यहाँ पे कैनाल है स्ट्रेट एकदम, और फिर थोड़ा सा हल्का सा इतना सा कर्वेचर इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और ऊपर हमारा पल्प चैम्बर प्रेजेंट होगा, और ये हमारी रूट कैनाल है। तो ये क्या है, जनरली ये स्ट्रेट है ऐसे, और फिर थोड़ा सा हल्का सा अपाइकल रीजन में थोड़ा सा कर्वेचर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप का हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, ग्रेजुअल कर्वेचर विद स्ट्रेट अपाइकल एंड। इसमें क्या होगा, इसमें मान लो ये रूट जा रही है ऐसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जाकर के स्ट्रेट हो गई। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रेजुअल कर्व आ रहा है लेकिन नीचे जाकर के ये अपाइकल रीजन में स्ट्रेट हो गई। ठीक है, फिर तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, कंप्लीट ग्रेजुअल होगा, मतलब कि ये ऐसे ही होगी प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कहीं से स्ट्रेट नहीं हो रही, बस ये ग्रेजुअल ऐसे कर्व है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा, शार्प कर्व एट एपेक्स। शार्प कर्व एट एपेक्स में क्या होगा, ये मान लो ऐसे स्ट्रेट जा रही है, थोड़ा सा कर्व है, और फिर एकदम से बहुत ज़्यादा ही कर्व आ गया एपेक्स पे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कर्व आ गया ना, तो ये हो गया शार्प टर्न एट एपेक्स। तो रूट कैनाल का कर्वेचर ऐसे ऐसे चेंज हो सकता है। ठीक है, अब ये जो कैनाल्स हैं उसको नेगोशिएट करना है, यानी कि उसमें हम अच्छे से अपनी वर्किंग कर पाएंगे या नहीं, वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब वो चीज़ें क्या हैं, एक तो कर्वेचर की डिग्री क्या है। अगर ओब्वियसली जो कर्व होगा वो ज़्यादा शार्प होगा, उसकी डिग्री ज़्यादा होगी, तो उसमें हमें वर्किंग में दिक्कत आएगी। कर्वेचर डिग्री। फिर दूसरी चीज़ जिस पर डिपेंड करता है रूट कैनाल की विड्थ। ठीक है, अगर मान लो रूट कैनाल बहुत नैरो होगी तो उसमें भी वर्किंग जो है वो दिक्कत वाली होगी। ठीक है, उसमें हम अच्छे से कर नहीं पाएंगे, जो उसको अच्छे से नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे एक तरह से। फिर उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं मान लो वो कितना फ्लेक्सिबल है। अगर ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो क्या होगा, हम कर्वेचर को उसमें कंपनसेट कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लो फ्लेक्सिबल ही नहीं है तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और फिर उससे हम, अगर मान लो कर्वेचर ज़्यादा हुआ तो इंस्ट्रूमेंट ब्रेक कर जाएगा और ढंग से हम उसको नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑपरेटर स्किल, यानी जो हमारा डेंटिस्ट है वो कितना स्किल्ड है, उसकी स्किल पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूट कर्वेचर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जो कैनाल्स है उसके नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हमें मेन जो पढ़ना है वो हमें दो क्लासिफिकेशन पढ़नी है, वर्ट्यूसी क्लासिफिकेशन और वीन्स क्लासिफिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये, और एग्जाम में जनरली पूछते हैं ये। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वर्ट्यूसी क्लासिफिकेशन। तो वर्ट्यूसी क्लासिफिकेशन ने क्या कहा, वर्ट्यूसी क्लासिफिकेशन हमें ये बताएगा कि जो रूट कैनाल्स हैं, ठीक है, उसमें मतलब कितनी रूट कैनाल्स एक तरह से प्रेजेंट है, किस किस टाइप में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप वन क्या होती है, टाइप वन में क्या होगा, इसमें एक सिंगल कैनाल पल्प, एक सिंगल कैनाल पल्प चैम्बर से ओरिजिनेट करेगी। और ये कैसे होगी, ये मान लो हमारा पल्प चैम्बर है, यहाँ से हमारी सिंगल कैनाल ऐसे ओरिजिनेट कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप वन। फिर टाइप टू, टाइप टू में क्या होगा, टाइप टू में क्या होगा ना, इसमें दो कैनाल्स
पल्प चैम्बर से ओरिजिनेट करेंगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये एपेक्स पे जा के आपस में मिल जाएंगी, एपेक्स पे इनकी मीटिंग हो जाएगी, यानी कि मिल जाएंगी, ठीक है। इसका डायग्राम मैं एक बार सारे डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, साथ साथ में चलो डायग्राम बनाते चलते हैं। ये मान लो हो गया टाइप 1 जिसमें सिंगल पल्प चैम्बर और सिंगल रूट कैनाल थी। टाइप 2 में क्या होगा, इसमें ऐसे ये पल्प चैम्बर है मान लो, ठीक है, यहाँ से 2 रूट कैनाल बाहर निकलेंगे, ठीक है, ये 2 रूट कैनाल हो गई, लेकिन ये एपेक्स पे जाकर के आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे सिंगल सिंगल रूट कैनाल बन गई, ठीक है। तो ये हो गया टाइप 2। अब टाइप 3 में क्या होगा, टाइप 3 में क्या होगा ना, इसमें एक कैनाल स्टार्ट होगी, एक कैनाल, ठीक है, वो आगे जाके रूट में 2 में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, और फिर वो आगे जाके सिंगल बन जाएगी, सिंगल रूट। इसका डायग्राम कैसे होगा, ये मान लो हमारा पल्प चैम्बर है, ठीक है, यहाँ से एक ही रूट ओरिजिनेट हुई, ठीक है, वो आगे जाके 2 में डिवाइड हो गई, और फिर वो आगे जाके फिर से सिंगल हो गई, ठीक है। ये क्या था, ये सिंगल रूट थी यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले एकदम सिंगल रूट आई, फिर ये यहाँ पे 2 में डिवाइड हो गई, और फिर एपेक्स पे जाके वापस से सिंगल में आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 में क्या होगा, 2 सेपरेट डिस्टिंक्ट कैनाल ओरिजिनेट होंगी पल्प चैम्बर से, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे होगा, ये मान लो हमारा पल्प चैम्बर है और इससे डायरेक्ट 2 कैनाल निकल रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप 4। टाइप 5 देख लेते हैं हम। तो टाइप 5 में क्या होगा, इसमें एक कैनाल स्टार्ट होगी पल्प चैम्बर से, ठीक है, उसके बाद वो क्या होगा, एपेक्स पे जाने से पहले वो 2 में डिवाइड कर जाएंगी, यानी कि इसका डायग्राम, ये मान लो हमारा पल्प चैम्बर है, यहाँ से एक कैनाल, लेकिन एपेक्स पे जा कर के 2 में डिवाइड कर गई है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप 6। टाइप 6 में क्या होगा, टाइप 6 में 2 कैनाल होंगी, स्टार्ट होंगी जो 2 कैनाल एट स्टार्ट, उसके बाद रूट में जाके सिंगल बना लेंगी, रूट में सिंगल, और फिर एपेक्स पे जाकर के वापस से 2 में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसका डायग्राम, ये मान लो पल्प चैम्बर है, यहाँ से 2 में डिवाइड हुई, ठीक है, फिर उसके बाद सिंगल में कन्वर्ट हो गई, और फिर एपेक्स पे जाकर के वापस से 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये 2 प्रेजेंट है इतने एरिया में, फिर यहाँ पे इस रीजन में एक ही प्रेजेंट है, और फिर यहाँ पे नीचे वाले रीजन में वापस से 2 हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप 6। इसको याद करने की मतलब ट्रिक बताऊँगा मैं, बुक में दी हुई है। फिर उसके बाद है टाइप 7। टाइप 7 में क्या होता है, टाइप 7 में स्टार्टिंग में क्या होगा, एक सिंगल, फिर रूट में जाकर के 2 हो जाएगी, ठीक है, और फिर एपेक्स पे जाके फिर से 2 हो जाएगी, और यहाँ पे बीच में एक बार सिंगल रूट भी होगी, ठीक है। यानी कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये हमारा पल्प चैम्बर है, ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ सिंगल रूट, फिर ये 2 में डिवाइड हो गई, ठीक है, उसके बाद ये वापस से सिंगल बन गई, और उसके बाद ये एपेक्स पे दोबारा 2 में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे था 1, यहाँ पे हो गई 2, फिर यहाँ पे हो गई 1, और फिर यहाँ पे हो गई 2, ठीक है। और फिर हमारा आखिरी है टाइप 8। टाइप 8 में क्या होगा, स्टार्टिंग से 3 सेपरेट कैनाल्स होंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पल्प चैम्बर, और यहाँ पे ये हमारी 3 रूट कैनाल एक तरह से प्रेजेंट है स्टार्टिंग से ही, पल्प चैम्बर के स्टार्टिंग से। अब इसको याद कैसे करना है, टाइप 1 में मैंने क्या बताया, टाइप 1 में देखो मैंने बताया एक सिंगल कैनाल पल्प चैम्बर से ओरिजिनेट करेगी, यानी कि ये हो गया सिंगल कैनाल, तो इसको हम लिख लेते हैं 1, ठीक है, 1 हो गई। अब इसमें टाइप 2 में क्या हो रहा है, 2 कैनाल पल्प चैम्बर से ओरिजिनेट करेंगे और एपेक्स पे मीट करेंगे, यानी कि हो गया, ये हो गया 2 फिर 1, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड में क्या हो रहा है, इसमें एक कैनाल है, फिर 2 में डिवाइड करेंगे और फिर वो सिंगल, यानी कि इसमें हो जाएगा 1 फिर 2 फिर 1,
ठीक है, यानी कि हमें जो लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है उसको हमें चेंज करना है, 1 और 2 में आपस में खेल करना है। ठीक है, अब 1 to 1 हो गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद टाइप 4 में क्या हो रहा है, डायरेक्टली 2 जा रही है, यानी कि इसको हम 2 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें लेफ्ट साइड में 1 ऐड करना है, यानी कि 1 और फिर 2, 1 और फिर 2, यानी कि ये हो गया हमारा टाइप 5। इसमें क्या होगा, सिंगल कैनाल, उसके बजाय के वो 2 में डिवाइड हो रही है। ठीक है, अब टाइप 6 में क्या होगा, मतलब तुम समझ रहे हो कि इसमें क्या हो रहा था, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में क्या हो रहा था कि एपेक्स पे जाके सिंगल बन रहा था। ठीक है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी एंड में 1 है, यानी कि एपेक्स पे जाके इसमें 1 ही होगा। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में एपेक्स पे जाके सिंगल रूट कैनाल है, तो उसमें 1 1 आएगा। उसके बाद टाइप 4 से हमारा क्या चेंज हो रहा है, इसमें टाइप 4 से हमारा ये चेंज हो रहा है कि जो एपेक्स है, जो अपाइकल फोरामिना है, वहाँ पे हमारी 2 रूट कैनाल प्रेजेंट होगी, यानी कि इसमें जो एंड होगा वो हमेशा 2 से होगा। ठीक है, तो टाइप 4 में हमारा डायरेक्टली 2 थी, फिर टाइप 5 में हमारा क्या होगा, 1 और फिर वो 2 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब उसके बाद टाइप 6 में क्या होगा, इसमें होगा हमारा 2 फिर 1 फिर 2, यानी कि इसमें स्टार्ट हो रहा है हमारा 2 कैनाल से, फिर 1 और फिर 2। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप 5, नहीं सॉरी 6। ठीक है, और उसके बाद टाइप 7 में क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग से एक कैनाल है, उसके बाद 2 आई, उसके बाद 1 आई, उसके बाद 2 आई। ठीक है, यानी कि हम ऐड करते जा रहे हैं, एक बार फिर से बताऊंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे हो गई हमारी 3। अब शुरू से फिर से बताता हूँ मैं, इसको याद कर लेना अच्छे से। टाइप 1 में क्या था, सिंगल कैनाल, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। टाइप 2 में क्या था, टाइप 2 में भी हमारे जो अपाइकल फोरामेन है उसमें तो 1 ही होगा। ठीक है, टाइप 1, 2 और 3 जो था उसमें हमारे अपाइकल फोरामेन में 1 हो रहा था, तो अब इसमें 1 में हम ऐड कर देंगे 2 और फिर 1, यानी कि स्टार्टिंग में 2 फिर 1। फिर टाइप 3 में हमारा क्या था, टाइप 3 में हम यहाँ पे कर देंगे 1 ऐड कर देंगे और 2 1 को वैसा वैसा रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया सिंगल कैनाल। ठीक है, टिल द अपाइकल फोरामेन। लेकिन टाइप 4 से क्या हो रहा है, टाइप 4 से हमारा हो रहा है नीचे जाकर के 2 कैनाल बन रही है टाइप 4 में। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि शुरू से एंड तक 2 कैनाल है। फिर टाइप 5 में क्या होगा, टाइप 5 में हमारी शुरू में 1 होगी और उसके बाद 2, यानी कि इसमें हमें लेफ्ट साइड 1 ऐड कर देना है। फिर टाइप 6 में क्या होगा, टाइप 6 में होगा हमारा 2 फिर 1 फिर 2। ठीक है, और टाइप 7 में क्या होगा, 1 2 1 2। ठीक है, एंड में 2 ही होगा। और फिर टाइप 8 में क्या होगा, डायरेक्ट 3। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्ट्यूशी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा वेन्स क्लासिफिकेशन। अब वेन्स क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें भी टाइप 1 क्या होगा, इसका टाइप 1 सिमिलर टू है वर्ट्यूशी के टाइप 1 से। और वर्ट्यूशी का टाइप 1 क्या था, डायरेक्ट जो है हमारी इसमें 1 कैनाल प्रेजेंट होगी, यानी कि 1, जैसे बताया था ना यहाँ पे मैंने, टाइप 1 कैनाल। ठीक है, इसका टाइप 2 क्या होगा, इसका टाइप 2 होता है 2 कैनाल स्टार्ट और एपेक्स पे जाके मिल जाएगी, यानी कि 2 कैनाल स्टार्ट और ये 1। अब ये किससे मैच हो रहा है, वर्ट्यूशी के टाइप 2 से, यानी कि इज इक्वल टू वर्ट्यूशी का टाइप 2। ठीक है, अब उसके बाद टाइप 3 क्या होगा इसका, इसका जो टाइप 3 है वो वर्ट्यूशी के टाइप 4 जैसा होता है। और वर्ट्यूशी का टाइप 4 क्या था, सिर्फ 2, यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक 2 कैनाल प्रेजेंट है। इसमें वीन में वर्ट्यूशी टाइप 3 नहीं होता। ठीक है, पहले 1 होगा फिर 2 होगा और उसके बाद 4 होगा। ठीक है, और फिर लास्ट है इसका टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है, इसमें होता है 1 और फिर 2, यानी कि टाइप 5 आ गया, यानी कि 1 से लेकर के 5 तक हमें करना है, बीच में बस एक 3 छोड़ देना है, तो वो हो गया हमारा वेन्स क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से बता देता हूँ, टाइप 1 हो गया 1, टाइप 2 हो गया हमारा 2 1, फिर टाइप 3 हो गया हमारा सिर्फ 2 और ये हो गया 1 2। ठीक है, तो ये हमारे सबसे जनरली हमें यही देखने को मिलते हैं, तो उसके हिसाब से वेन्स ने क्लासिफिकेशन दे दी। अब उसके बाद जोयू एंड एसोसिएट्स, इनकी भी क्लासिफिकेशन है रूट कैनाल की बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शनल शेप, कि मान लो रूट कैनाल है, हम उसको क्लोजल व्यू से देख रहे हैं तो वो किस शेप की है, जैसे ओवल है, राउंड है एकदम, या फिर इरेगुलर है, या फिर रिबन शेप्ड है, मतलब इस टाइप से उसको डिवाइड किया गया है। तो एक तो हो गया राउंड, एक हो गया ओवल, एक हो गया लॉन्ग ओवल, एक हो गया फ्लैटेंड और एक हो गया इरेगुलर। तो क्रॉस सेक्शनली अगर हम देखें तो इस तरह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं रूट कैनाल को। ठीक है, अब एक चीज़ होती है इस्थमस। अब इस्थमस क्या होता है, मान लो 2 रूट कैनाल प्रेजेंट है। ठीक है, तो 2 रूट कैनाल के आपस में कोई कम्युनिकेशन या कोई जंक्शन है या नहीं है, उसको बोलते हैं हम इस्थमस। तो जंक्शन जो प्रेजेंट होता है रूट कैनाल के बीच में उनको हम बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, तो ये भी काफ़ी टाइप का होता है। टाइप 1 में क्या होगा, फेंट कम्युनिकेशन होगा, यानी कि बहुत हल्का सा
फेंट कम्युनिकेशन। ठीक है, टाइप 2 में क्या होगा? टाइप 2 में हमारा होगा क्लियर कनेक्शन। टाइप 3 में क्या होगा? टाइप 3 में होगा कंप्लीट बट वेरी शॉर्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, टाइप 4 में क्या होगा? 3 या 3 से ज़्यादा कैनाल्स, ठीक है, उसमें क्या होगा? उनमें आपस में कम्युनिकेशन होगा। तो टाइप 5 में क्या होगा? टाइप 5 में होगा 2 to 3 ओपनिंग विदाउट विजिबल कनेक्शन। अब इसकी डायग्राम बता देता हूँ मैं। जैसे टाइप 1 क्या था? फेंट कम्युनिकेशन था। तो ये मान लो एक रूट कैनाल ओरिफाइस है और ये दूसरा रूट कैनाल, ओरिफाइस छोड़ो, रूट कैनाल है। ठीक है, तो इनके आपस में बीच में क्या होगा? फेंट सा कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, टाइप 2 में क्या होगा? क्लियर कम्युनिकेशन, यानी कि दोनों का आपस में क्लियर कम्युनिकेशन है। ठीक है, टाइप 3 में क्या होगा? टाइप 3 में क्या होगा? कम्युनिकेशन तो होगा लेकिन बहुत थोड़े से एरिया में होगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो रूट कैनल्स है वो बहुत पास पास में है। ठीक है, तो शॉर्ट कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, टाइप 4 में क्या होगा? उसमें क्या होगा? 3 या 3 से ज़्यादा जो है रूट कैनल्स है उनका आपस में कम्युनिकेशन होगा। जैसे मान लो इसका इससे। ठीक है, ऐसे कम्युनिकेशन होगा। और फिर टाइप 5 में क्या होगा? इसमें कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं देखने को मिले, लेकिन हमें केनाल ओरिफाइस देखने को मिल सकते हैं, यानी कि केनाल में ओरिफाइसेस प्रेजेंट होंगे लेकिन उसमें कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस्थमस। अब थोड़ा सा अपाइकल फोरामेन को देख लेते हैं डिटेल में। ठीक है, तो अपाइकल फोरामेन क्या होता है? यंग टीथ में प्रेजेंट होगा, फनल शेप्ड का। ठीक है, और इसमें जनरली प्रेजेंट होता है पेरिडोंटल टिश्यू। और इतना तो बेसिक पता ही है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है ऑफ द नर्व्स एंड ब्लड वेसल इनटू द पल्प कैविटी। ठीक है, और एज के साथ साथ क्या होता है ना, विद एज ये नैरो होता जाता है। ठीक है, और सीमेंटम क्या होता है? रूट के अंदर तक आ सकता है। इसमें क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारा टूथ है। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा अपाइकल फोरामेन प्रेजेंट है, इधर हमारे रूट कैनाल है और ऊपर ये हमारा पल्प चैम्बर है। ठीक है, तो इधर क्या होगा? ये सीमेंटम प्रेजेंट होगा, ये सब सारा हमारा सीमेंटम है। एक मिनट रुकना, दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये मान लो ये हमारा सीमेंटम है सारा इधर इधर। ठीक है, तो ये सीमेंटम क्या होता है? धीरे धीरे अंदर भी आ जाता है। ठीक है, तो अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अंदर भी एक तरह से सीमेंटम प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो जनरली ज़रूरी नहीं है कि जो सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन है वो एकदम रूट एपेक्स का जो रूट है हमारे उसका एक्सट्रीम एंड पे प्रेजेंट होगा। हो सकता है वो रूट कैनाल के अंदर ही प्रेजेंट हो। जैसे मान लो ये सीमेंटम है यहाँ पे और यहाँ पे अंदर डेंटिन होगा। डेंटिन भी दूसरे कलर से बनाया तो ये हमारा डेंटिन है इधर। ठीक है, तो ये जो सीमेंटम और डेंटिन का आपस में कनेक्शन है, ये ज़रूरी नहीं कि इस एरिया में हो। इस एरिया क्या मतलब है कि रूट एंड का एकदम टर्मिनल पॉइंट है। ज़रूरी नहीं है कि इस एंड में हो, ये थोड़ा सा रूट कैनाल के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, और जनरली यहीं तक हमें क्या होता है? ऑब्जर्वेशन करनी होती है। ठीक है, और ये जनरली प्रेजेंट होता है 0.5 से 1 mm ऊपर, 0.5 से 1 mm अवे फ्रॉम रूट एपेक्स। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो सीमेंटम है यहाँ पे एक तरह से बनता जाता है विद एज। ठीक है, और जिससे अपाइकल फोरामेन जो है वो नैरो होता जाता है, और ये सीमेंटम जो बन रहा है तो ये थोड़ा सा रूट कैनाल के अंदर भी चला जाता है। अब रूट कैनाल के अंदर अगर चला गया ये, तो जो डेंटिनो सीमेंटल जंक्शन है वो क्या होता है? रूट कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो जनरली होता है 0.5 से 1 mm फ्रॉम अवे फ्रॉम द रूट एपेक्स। ठीक है, तो यहीं तक हमें ऑब्जर्वेशन करनी होती है क्लिनिकली। अब जनरली हम ये एज्यूम करते हैं कि अपाइकल फोरामेन जो होगा, मतलब एज्यूम क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है अपाइकल फोरामेन सेंटर पे, सेंटर ऑफ टूथ, यानी कि अगर हम टूथ को ओक्लूजल सरफेस से अगर देखें तो क्या होगा? ओक्लूजल व्यू से अगर देखें तो हमें लगता है कि भाई अपाइकल फोरामेन होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। ऐसा सिर्फ 17% केसेस में ही देखा गया है। ठीक है, लेकिन वैसे नॉर्मली लगभग इसमें 0.4 से 0.7 mm जो होता है वो डिस्क्रिपेंसी हमें देखने को मिलती है, यानी कि लगभग एवरेज इतना तो हमें दूर देखने को मिलता ही है अपाइकल फोरामेन सेंटर ऑफ द टूथ से। और कभी कभी ये जो डिस्टेंस है ये 2 to 3 mm भी हो सकता है, यानी कि जो सेंटर ऑफ टूथ है उससे लगभग 2 से 3 mm जो है दूर है हमारा अपाइकल फोरामेन। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि रूट कैनाल की जो ऑब्जर्वेशन है
रूट कैनाल की ऑब्जर्वेशन हमें करनी होती है 0.5 to 1 mm शॉर्ट ऑफ एनाटॉमिक एपेक्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एज और कैल्सिफिकेशन का इफेक्ट। तो क्या होता है, टूथ इरप्शन के ना लगभग 2 से 3 साल बाद रूट एपेक्स कम्प्लीटली बन जाता है। ठीक है, टूथ इरप्शन के 2 से 3 साल बाद कंप्लीट एपेक्स फॉर्मेशन। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है एज एन एंडोडोंटिस्ट। अगर हम यंग पेशेंट का अगर कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो टूथ इरप्शन है उसके लगभग 2 से 3 साल बाद रूट एपेक्स कम्प्लीटली बन जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम आरसीटी वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें अगर जो यंग टीथ है उसका एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट करने से इरप्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। नो इफेक्ट ऑन इरप्शन ऑफ टूथ। मतलब ये ना कुछ कुछ पॉइंट से एकदम से बीच में आते हुए लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये पॉइंट्स क्या क्लिनिकल नोट करके दिए हुए हैं बुक में। ठीक है, इसलिए बीच बीच में से कुछ कुछ पॉइंट बता रहा हूँ मैं चाहता नहीं कि कोई भी पॉइंट छोड़ूँ वाइवा वगैरह में अगर पूछ लें, तो इसलिए बीच बीच में ये बताने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे बुक में भी बीच बीच में ये डब्बे प्रेजेंट है क्लिनिकल नोट वाले, और मैं चाहता नहीं कोई भी पॉइंट छोड़ूँ। इरप्शन ऑफ टीथ ड्यू टू एंडो ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं लेटरल कैनाल एंड एक्सेसरी फोरामिना के बारे में। अब नॉर्मल पेना जो ये जो लेटरल कैनाल एक्सेसरी फोरामिना है, ये हमारे नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ पल्प में ही आते हैं, यानी कि बहुत जनरली हमें प्रेजेंट मिलते हैं हमें ये। यानी कि पहले हो सकता है इसको मानते हो कि रेयर कंडीशन प्रेजेंट है, लेकिन जैसे जैसे हमने और टूथ देखते गए, डायग्नोस होता गया, फिर हम उनको ट्रीट करते गए, तो हमें देखने को मिला कि लगभग सभी दांतों में प्रेजेंट होते ही हैं। तो अब ये नॉर्मल एनाटॉमी का पार्ट माने जाते हैं, नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ पल्प। ठीक है, अब इसमें बनते कैसे हैं, जैसे मान लो रूट डेवलप हो रही है, रूट डेवलपमेंट के टाइम क्या होता है, रूट डेवलपमेंट के टाइम जो पेरिडोंटल वेसल्स हैं हमारी, ब्लड वेसल्स वगैरह जो हैं वो हमारी फंस जाती है एक तरह से हर्टविक एपिथेलियल रूट शीथ के बीच में। ठीक है, और वहीं से ये कैनाल्स बनती हैं। ठीक है, अब ये मोस्टली प्रेजेंट होती है कहाँ, अपाइकल थर्ड में या फिर बाइफर्केशन या ट्राइफर्केशन एरिया में, यानी कि जहाँ पे रूट कैनाल जो है वो आपस में बाइफर्केट और ट्राइफर्केट कर रही हैं। ठीक है, इनका इंसिडेंस क्या होता है, लगभग 27.4 से लेके 35.5%। ठीक है, और एज के साथ साथ क्या होता है, कैल्सीफाई हो जाती हैं ये, और इनका नंबर कम होने लगता है, डिक्रीज इन नंबर। ठीक है, अब हमें देखना है एजिंग का इन्फ्लुएंस, एज इन्फ्लुएंस ऑन पल्प स्पेस। जो हमारा पल्प स्पेस हमने पढ़ लिया इतना, उस पर एज का क्या इन्फ्लुएंस होता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो एक तो हम कंपेयर कर लेते हैं यंग पर्सन और एक एज पर्सन। ठीक है, तो इनको आपस में पल्प स्पेस को कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पल्प हॉर्न्स होंगे वो लॉन्ग होंगे, लेकिन इनमें पल्प हॉर्न्स जो है रिसीड कर जाते हैं। विद एज अट्रीजन वगैरह भी होता है तो उसके साथ साथ पल्प हॉर्न भी रिसीड कर जाएंगे। इसमें पल्प चैम्बर जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, इसमें होंगे स्मॉल। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन, रेपरेटिव डेंटिन फॉर्मेशन होता रहता है, तो इसलिए पल्प चैम्बर का साइज कम होता रहता है। रूट कैनाल वाइड होंगी यंग पल्प में, लेकिन नैरो होती जाएंगी जैसे जैसे एज बढ़ेगी। इसका भी वही रीज़न है कि सेकेंडरी डेंटिन और रेपरेटिव डेंटिन फॉर्मेशन। अपाइकल फोरामिना इसमें ब्रॉड होंगे, और इसमें नैरो होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीमेंटम डिपॉजिट होता जाता है। फिर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स इसमें वाइड होते हैं, रेगुलर होते हैं एंड फिल्ड विथ प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड। लेकिन इसमें क्या होता है, जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स हैं उसमें प्रेसिपिटेशन वगैरह होती रहती है, पीपी प्रेसिपिटेट डिपॉजिट्स होते रहते हैं। ठीक है, और वाइड भी नहीं होती, नैरो हो जाती हैं, वही क्योंकि प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो रहे हैं। इसके अलावा जो
इरेगुलर भी प्रेजेंट होती हैं, इरेगुलर सिमेट्री में। ठीक है, तो ये था हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ एज ऑन पल्प स्पेसिंग। अब एक लास्ट टॉपिक आज का देख लेते हैं, एक्सेस कैविटी। एक तरह से शुरू कर देते हैं हम। एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन के गोल्स देख लेते हैं, क्या हमें अचीव करना है थ्रू एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन। गोल्स ऑफ एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन। तो सबसे पहला गोल क्या होगा हमारा, रिमूवल ऑफ ऑल कैरियस टिश्यू। ठीक है, दूसरा गोल क्या होगा हमारा, कंजर्वेशन ऑफ साउंड टूथ स्ट्रक्चर। फिर होगा हमारा कंप्लीट डीरूफिंग ऑफ पल्प चैम्बर। फिर होगा हमारा रिमूवल ऑफ कोरोनल पल्प टिश्यू। वाइटल हो चाहे या नेक्रोटिक हो, क्योंकि हमें पूरा का पूरा पल्प टिश्यू हटाना ही है। ठीक है, तो चाहे वाइटल और नेक्रोटिक हो, उससे में फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ ऑल रूट कैनाल ओरिफाइस, यानी कि जो भी रूट कैनाल की ओरिफाइस जो प्रेजेंट है उसको हमें लोकेट करना है। और इसके अलावा स्ट्रेट लाइन एक्सेस टू रूट कैनाल्स। ठीक है, तो ये हमारे गोल्स ऑफ एसीपी यानी कि एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन। और ये हमें दिए थे किसने, ये हमें दिए थे वर्ट्यूशी ने, जिसकी हमने क्लासिफिकेशन को भी पढ़ी है। ठीक है, तो बेसिक ये हो गया एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो क्लिनिकल गाइडलाइंस है, जो हमें क्लिनिकल प्रोसीजर वगैरह करना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज मैं बेसिक ये मैंने बता दिया आपको, एक बार को रिवाइज कराता हूँ जल्दी से। तो एनाटॉमी हमने पढ़ी थी, उसमें क्या होता है, टूथ का एक्सटर्नल काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर भी वैसे अलग अलग होता है हर इंसान का। ठीक है, उसके बाद पल्प स्पेस जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रल कैविटी सराउंडेड बाय डेंटिन, यानी कि सेंट्रल कैविटी होगी जो डेंटिन से सराउंडेड होगी, और उसकी ओपनिंग कहाँ पे होगी, अपाइकल फोरामिना पे। दो पार्ट में डिवाइडेड है हमारा पल्प चैम्बर और रूट कैनाल। पल्प चैम्बर के बारे में बात कर लेते हैं। पल्प चैम्बर में होगा, मतलब एक तो पल्प चैम्बर के रूफ क्या क्या होते हैं, मतलब सॉरी पल्प चैम्बर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। एक तो होगा रूफ, ठीक है, फिर होगा पल्पोन। पल्पोन क्या हो गया, रूफ के जो एक्सटेंशन है वो होंगे। फ्लोर जो होगा वो पैरेलल होगा रूफ के। कैनाल ओरिफाइस जहाँ पे जो रूट कैनाल्स हैं वो वहाँ से ओरिजिनेट करेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद वॉल्स, जो पल्प की वॉल्स होंगी, और फिर होंगे हमारे एंगल्स। एंगल्स मतलब दो वॉल जहाँ पे मीट कर रही है वो होंगे हमारे एंगल्स। उसके बाद रूट कैनाल के बारे में हमने बात की, उसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया है, कोरोनल, मिडल और अपाइकल। फिर एसेसरी कैनाल तो लेटरल कैनाल प्रेजेंट होती हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, अपाइकल रीजन में जनरली। ठीक है, और फिर उसके बाद अपाइकल फोरामेन। अपाइकल फोरामेन का होगा ओपनिंग एट द रूट एपेक्स, और यहाँ पे नर्व और ब्लड वेसल की एंट्री एग्जिट होती है। एसेसरी फोरामेना क्या होंगे, लेटरल कैनाल और एसेसरी कैनाल के ओपनिंग्स। फिर रूट कैनाल कर्वेचर हमने देखा, उसमें या तो स्ट्रेट हो सकता है और फिर थोड़ा सा कर्वेचर एपेक्स पे, या फिर हो सकता है ग्रेजुअल कर्वेचर और फिर एपेक्स पे स्ट्रेट, फिर उसके बाद कंप्लीट ग्रेजुअल कर्वेचर और फिर उसके बाद स्ट्रेट, या कोई भी मतलब एक तरह से शार्प कर्वेचर हमें देखने को मिलेगा एपेक्स पे। ठीक है, फिर हम नेगोशिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उस कर्वेचर को, ये डिपेंड करता है कर्वेचर कितना ज़्यादा स्टीप है या मतलब उसका एंगल कितना है। फिर उसके बाद रूट कैनाल की विड्थ कितनी है, फिर इंस्ट्रूमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी और ऑपरेटर की स्किल पे। फिर उसके बाद हमने वर्ट्यूशी क्लासिफिकेशन देखी, ये आप रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, वेन्स क्लासिफिकेशन देखी, फिर उसके बाद जोवोटेल यानी कि जोव एंड एसोसिएट की क्लासिफिकेशन देखी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। फिर हमने इस्टमस देखा, फर्स्ट में क्या होता है, फेंट कम्युनिकेशन होता है। टाइप 2 में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा, क्लियर कम्युनिकेशन होगा। फिर टाइप 3 में क्या होगा, क्लियर कम्युनिकेशन लेकिन शॉर्ट। और फिर टाइप 4 में क्या होगा, टाइप 4 में हमारा 3 या 3 से ज़्यादा रूट कैनाल में कम्युनिकेशन। और टाइप 5 में क्या होगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा लेकिन ओरिफाइस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ओपनिंग प्रेजेंट होंगी। फिर अपाइकल फोरामिन हमने देखा, यंग टीथ में प्रेजेंट होता है, फाइनल शेप का। पेरिडोंटल टिश्यू का एंट्री एग्जिट होता है इससे। ठीक है, एज क्या होगी, विद एज क्या होता है, नैरो होता जाता है, क्योंकि सीमेंटम का डिपोजिशन हो रहा है, तो मतलब कि सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन हमारा रूट कैनाल में प्रेजेंट होता है, जरूरी नहीं कि वो रूट एपेक्स में प्रेजेंट हो। ठीक है, और इसीलिए हमें 0.5 mm या 1 mm अवे होता है फ्रॉम द रूट एपेक्स। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन हमें यहीं तक करनी होती है। उसके बाद हमने अपाइकल फोरामेन जो है वो हमारा सेंटर ऑफ टूथ के बिल्कुल सेंटर ऑफ टूथ पर प्रेजेंट नहीं होता, उससे लगभग हमें 0.4 से 0.7 mm डेविएटेड देखने को मिलता है, और कुछ कुछ केस में 2 से 3 mm भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद रूट कैनाल की ऑब्जर्वेशन हमें जो करनी है वो 0.5 से 1 mm शॉर्ट ऑफ एनाटॉमिक एपेक्स करनी है। फिर जो टूथ इरप्शन है वो लगभग 2 से 3 साल बाद, टूथ इरप्शन के 2 से 3 साल बाद कंप्लीट रूट एपेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फिर लेटरल कैनाल और एसेसरी फोरामिन हमने देखा कि नॉर्मल एनाटॉमी का पार्ट होते हैं, हार्टवे कैपिटल रूट शीथ में पेरिडोंटल वेसल्स फंस जाएंगी तो उसकी वजह से कैनाल्स बनती हैं। फिर अपाइकल थर्ड में प्रेजेंट होती है, बाइफर्केशन और ट्राइफर्केशन एरिया में प्रेजेंट होती हैं, और विद एज कैल्सिफाई आती हैं और डिक्रीज इन नंबर। फिर उसके बाद हमने डिफरेंस देखा पल्प स्पेस के में क्या क्या डिफरेंस आता है, जैसे क्या होगा, पल्प होन छोटे होते जाएंगे विद एज, और
पल्प चैम्बर का साइज़ छोटा होगा, जो रूट कैनाल है वो नैरो हो जाएंगी, ठीक है। पाइकल फोरामेन जो है वो भी नैरो हो जाएगा और प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो जाएंगे डेंटिनल ट्यूब्यूल्स वगैरह में। फिर हमने देखे गोल्स ऑफ एसीपी। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले केरियस टिश्यू को पूरा रिमूव करना है, उसके बाद जो साउंड टू स्ट्रक्चर है उसको कंजर्व करके रखना है। फिर उसके बाद कंप्लीट डीरूफिंग ऑफ पल्प चैम्बर करनी है, यानी कि पल्प चैम्बर हमें पूरा एकदम जहाँ जहाँ पे हमारे कैनाल ओरिफिस प्रेजेंट होंगे वहाँ से हमें कंप्लीट डीरूफिंग कर देनी है, जो कंप्लीट डीरूफिंग कर देनी है एक तरह से पल्प चैम्बर को एक्सपोज कर देना है। उसके बाद हमें जो कोरोनल पल्प टिश्यू है उसको रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे रूट कैनल ओरिफाइस प्रेजेंट है उनको एक तरह से लोकेट करना है और फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन एक्सेस हमारा होना चाहिए इन द रूट कैनाल। तो ये थे हमारे गोल्स ऑफ एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन। नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे क्लिनिकल जो हमारा प्रोसीजर है वो इन द एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन।